और सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सिंह जी मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के मार्गदर्शक और पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, अपने इसी क्षेत्र में सिद्धहस्तता रखते हुए जिनने अपनी बात रखी, माननीय टीपी सिंह जी, सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, चक्रवर्ती जी, केपीएस राणा जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब, आज का विषय थोड़ा हटके भी है और माननीय राकेश जी ने कहानी के माध्यम से इसका मर्म बताने का प्रयास भी किया है। आमतौर पर पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण, ये ऐसा लगता सूर्य और चंद्र की तरह है। जब सूर्य निकलता तो चंद्र अपनी जगह छोड़ देता है और जब चंद्र निकलता तो सूर्य को अपनी आभा छिपाना पड़ती है। दोनों अलग अलग भूमिका में है, लेकिन कितना सुखद समन्वय शब्द इसमें आया है। और समन्वय का मतलब ही है कि समन्वय वो बीच का रास्ता निकालता है जिसके आधार पर हम अपनी अपनी भूमिका अदा करें। जब निर्माण की बात आ रही है और निर्माण में भी लोक निर्माण की बात आ रही है, तो निर्माण के साथ कई चुनौतियां आती, और चुनौतियों में मैं जाने के पहले अभियंता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इंजीनियर शब्द के प्रति। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा जिसके नाते से आपको जाना गया है, ये उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हटका है, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात कही। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूँ, हम भी जानते भी हैं, ये भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है। कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है, तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी। और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार के तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है, और उससे पानी का मेंटेन करते ज्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे, और जब वो टूटता तो कभी मोरवी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को, कितनों को संकट डालता है।
जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आता ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है जिसको आज के संदर्भ में देख ले। अभी अपने सामने देखते देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। ये तो छोटी सी बात, लेकिन सड़कों को भी ब्रिज की तरह उपयोग कर ले, ये जो आवश्यकता के साथ पर्यावरण के साथ तालमेल करने की। लेकिन निर्माण में लगने वाली सामग्री, उसकी मात्रा, उसका तरीका, ये तो चिंता का विषय है ही। हम अगर इसको गलत नहीं ले तो अभी से 10-20 साल 25 साल पहले तक मैं समझता हूं हम में से हर एक जिस घर गांव से निकल के आया है उसके मकान कोई आरसीसी कंक्रीट के नहीं थे, लेकिन वो हर मौसम को, हमारे भारतीय मौसम को झेलने के लिए पर्याप्त, ठंड गर्मी बरसात, लकड़ी के और उस प्रकार के मकान थे कि कोई तकलीफ नहीं थी। और मकान बनता था तो पूरे घर वाले इकट्ठे हुए लग जाते थे। आज छोटे से छोटे गरीब आदमी का भी मकान बनाएंगे तो ये जो सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से जो मकान बन रहा है, और कई बार मैं तो आपका भी देखना, मेरे गाँव के अंदर तो आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में तो प्लाट काटते हैं, टीएनसी से कराया, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी हो गए उससे सिलसिले लगाते हैं, तो प्लाट साइज तो मालूम रहती है। लेकिन गांव के अंदर जब मकान बनाने निकलते हैं तो कोई प्लाट तो है नहीं, तो भूल ही जाते कि कितना बड़ा बनाना है। तो मकान बनाना कि गोडाउन बनाना मालूम नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे मकान बनाने में और उसकी साइज बड़ी करने में ये होड़ा होड़ी लगती कि पास वाले ने बनाया मुझसे और थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो मालूम पड़ा 2 बीघा जमीन बेच दो भले, लेकिन मकान उससे बड़ा बनाना चाहिए। और मकान उससे बड़ा बनाते बनाते मालूम पड़ा प्लास्टर के पैसे खत्म हो गए, सालों तक ऐसी ईंटें दिखती रहती है। ये जो आज के इस निर्माण कार्य के ये नए प्रकार है। इसी प्रकार से इनकी सीमेंट की, सरिये की, इनकी डिजाइन की गुणवत्ता के साथ उसकी पूरी प्लानिंग में कितनी जरूरत है, कितना लगाना कितना नहीं लगाना, कि हमारे सामने ये भी एक संकट है। तो ऐसे आज के समय में, वैसे वो मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में आजकल तो बीडीसी अलग होगा, ये अलग होगा, तो मैं भी मुश्किल पर पड़ जाता हूँ कि मैं किसके लिए बोलूँ। सरकार की मर्यादा भी होती है और मुख्यमंत्री की ज्यादा ही होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी रहता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ऐसे में हमने ये पवित्र भाव के साथ पर्यावरण और समन्वय निर्माण, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, पूरे विभाग को बधाई देता हूं। वाकई आपका बहुत सुंदर एक तरह से मन का संकल्प हुआ, और इस दृष्टि से हमारा ये बड़ा निर्णय है। पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें हैं, कई सारे निर्माण के फील्ड डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के संकल्प से चलने से हमारी मन की शुचिता भी दिखाई देती है, हमारी ध्येय निष्ठा भी दिखाई देती है, और हमारे अंदर के अंतर्मन की इस भावना भी दिखाई देती है कि सरकार का पैसा तो है, लेकिन सरकार के पैसे के साथ साथ हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो इस अच्छे बुरे का फैसला करती है, और आत्मा को परमात्मा से जवाब देना है कि वो परमात्मा के घर जब जाएंगे तो हमने किया क्या है, इसके जवाबदार हम ही हैं। मैं समझता हूँ इस भाव को भी हमको अंदर से महसूस करने की जरूरत है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा मूल रूप से तो पेट्रोलियम का वो रॉ मटेरियल ही है जो वेस्ट की तरह था, काम में आता था। मैं अपने उज्जैन की दृष्टि से देखता हूँ कि नदी के किनारे और खासकर जहाँ काली मिट्टी होती है, हमें से कई यहाँ इंजीनियर भी बैठे होंगे,
हमारी सड़क डामर की बनती और बनते बनते वो एक पे एक लगाते लगाते किधर लगाते जाते 2-3-4 महीने बाद वो मिट्टी के अंदर की ताकत ही नहीं उसको झेलेगी, या बारिश के मौसम में कैसे चलेगी। तो यही चुनौती रहती थी कि वो चलेगी कितने दिन तक। 2-3 सड़कें तो ऐसी सिंहस से 2 सिंहस तक वो हमेशा बनती टूटती रहती थी। लेकिन थोड़ी समझदारी हुई कि हमने सीमेंट कंक्रीट से बना दी प्रॉपर, तो 2 सिंहस तो वो कुछ नहीं बिगड़ा। पैसा तो लगा, लेकिन वहाँ होना क्या चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, केवल थोड़ा सा। तो जहाँ जहाँ की हमारी मिट्टी की अपनी प्रकृति, उस मिट्टी की प्रकृति में जहाँ जैसी आवश्यकता है, क्या वो निर्माण हम कराएं, उसके तरह से हम प्रोत्साहित करें। अब ये अलग बात है, वो एस्टिमेट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मत बनाओ लंबा चौड़ा, छोटा बना दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपना रुपया ₹1.25 में तो चलना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कई बार हमारी जो निर्माण की कई प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि मैं तो आज आपको सुनने भी आया था, लेकिन संयोग से मैंने माननीय गोपाल जी भाई साहब से अनुमति ले लिए। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के विषय के 60 वर्ष पूरे हो रहे, जब उनने पहली बार ग्वालियर में विचार रखा था। और उस विचार के माध्यम से हमारी ये जो अपनी मूल भावना, ये भी एकात्म मानव दर्शन की है। आज भी जो हम बात कर रहे हैं, इसको इसी प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हम अपने ये जो पिंड है, इसको पिंड को भी यत पिंडे तत् ब्रह्मांड कहा गया है। जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड और पिंड में हमारी कई सारी समानता है, और उन समानताओं के आधार पर हमारी संवेदनशीलता भी, समन्वयवादी भाव भी, और हमारी इस शरीर की उपयोगिता, और इस शरीर की उपयोगिता, शरीर की समय की सीमा भी ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। हर एक के शरीर के एक एक सांस के साथ महाकाल आपकी आत्मा में विद्यमान है, जो अपने हर जीवन की आने जाने वाली सांस से आपको जीवन देता जा रहा, देता जा रहा, देता जा रहा। आपकी एक दिन की जिंदगी में 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तब आपका एक दिन का जीवन होता है। ऐसी कई सारी बातों के साथ मैं मान के चलता हूँ। आज जब अपनी इतनी अच्छी बातों को आपने मौका दिया, इस कार्यशाला के लिए आपने हमारे टीपी सिंह जी को खास तौर पे आमंत्रित किया। बहुत अच्छे समाज सेवी पर्यावरण गोपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। अब हमारी मुश्किल तो ये भी रहती है कि राजनेता ज़्यादा बोले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि इनको ही ज्ञान हो गया, क्या बाकी क्या करने वाले। तो मैं धृष्टता न करते हुए अपनी बात को यहीं समेटता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए, जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की यह कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।